बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल शादी के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे होती है आपकी शादी की लाइन। ये अगर लाइन यहाँ पे बड़ी खूबसूरत हो, जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो आपकी शादी जो है वो 100% कामयाब होगी। ये लाइन कटी-फटी नहीं होनी चाहिए, ये लाइन बहुत बारीक नहीं होनी चाहिए और ये लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा लाइन मांस के अंदर धंसी हुई भी ना हो कि जैसे चाकू के साथ किसी ने ना इस लाइन को बनाया है। इतनी मांस के अंदर अगर धंसी हुई होगी या बहुत चौड़ी होगी तो वो भी शादी की अच्छी लाइन नहीं समझी जाती। शादी की अच्छी लाइन वही होगी जो हल्की सी या तो गोलाई में होगी या बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है? तो अगर ये वाली लाइनें आपके हाथ में मौजूद हैं और एक लाइन होगी तो सबसे अच्छा माना जाएगा। अगर आपकी एक लाइन होगी तो उसको सबसे अच्छा माना जाएगा। जैसे आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको पहले एक हल्की सी लाइन नज़र आ रही है। जब शादी की लाइन से पहले एक हल्की सी छोटी सी लाइन मौजूद हो, तो ये 2-3 बातें बताती है। एक तो ये आपकी मंगनी का बताती है कि मे बी आपकी कहीं पे मंगनी हो और बाद में वो आपकी मंगनी ब्रेक हो जाए। दूसरा ये भी बताती है कि आप किसी से मोहब्बत करें, खामोश मोहब्बत करें या आप किसी के रिलेशन में हैं लेकिन किसी वजह से आपकी वो शादी नहीं हो पाई। तो ये अधूरी मोहब्बत, नाकाम रिलेशन का भी ये लाइन बताती है कि आपकी जो मोहब्बत है वो नाकाम होगी या आपकी मंगनी टूटेगी या जो भी आपका पहला रिलेशन होगा वो ठीक नहीं रहेगा, वो कहीं न कहीं जाके ब्रेक हो जाएगा। ये रिलेशन के ब्रेक होने की भी लाइन है। अब इस छोटी लाइन के ऊपर आगे एक बहुत गहरी खूबसूरत लाइन बने, तो ये बताती है अगर इस तरीके से हल्का-सा इसका झुकाव दिल की लाइन की तरफ हो, तो ये सबसे बेहतरीन शादी की लाइन मानी जाती है। ये लाइन बताती है कि ऐसा इंसान होता भी बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत करने वाला होता है और ऐसे इंसान को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, ठीक है जी? और मोहब्बत करने वाला और ऐसे इंसान की शादी बड़ी कामयाब रहती है, बड़ी ज़बरदस्त रहती है। अब हम मज़ीद देखेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको कि अच्छी शादी की लाइन कौन-सी होती है। तो ये सबसे बेहतरीन शादी की लाइन है। अगर ये इतनी लंबी होगी तो आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। अब मैं आपको उन लाइनों के बारे में बताने लगा हूँ, जो अगर आपके हाथ में मौजूद हैं तो कहीं न कहीं आपकी शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएँगी। देखिए, अब मैं हर लाइन को अगर ये कहूँ कि ये लाइन तलाक की लकीर है, ये भी तलाक की लकीर है, तो फिर आप परेशान हो जाएँगे कि फिर कामयाब शादी की कौन-सी लकीर है। यानी कि इतनी ज़्यादा लाइनें जो होती हैं ना, वो प्रॉब्लम का भी बताती हैं। लोगों के हाथ में मौजूद होती हैं और मैंने आपके लिए कम से कम कोई 250-300 हाथ मुंतखब किया हुआ है जिनको हम रीड करेंगे, ठीक है? रियल हाथों पे शादी की लाइन्स मैं आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ना सिखाऊँगा, वो मैंने तस्वीरें आज सेलेक्ट की हुई हैं, तो इंशाल्लाह ताला उन रियल हाथों पर भी हम शादी की लाइन्स को पढ़ना सीखेंगे। लेकिन पहले मैं जो जितनी मुमकिना लाइनें हैं ना मोटी-मोटी, पहले आपको बता दूँ। एक तो बहुत चौड़ी लाइन आपके हाथ में हो सकती है, अगर शादी की लाइन बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हो। अब कितनी चौड़ी? इतनी चौड़ी, ठीक है जी? इतनी चौड़ी। अगर इस तरीके से डबलिंग सी लाइन नज़र आए, बहुत ही चौड़ी सी नज़र आए, ऐसे जैसे किसी ने ठप्पा लगाया हुआ है, तो ये शादी की लाइन जो है ये बता रही और ये अगर मास के अंदर धंसी हुई हो, तब भी ये शादी में मसले, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े होंगे और अगर ये बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी, तब भी ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले, प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे। अब अगर लाइन बहुत ही ज़्यादा बारीक हो, कभी-कभी ना आपको यहाँ पे बड़ी ज़्यादा बारीक लाइनें नज़र आएँगी। आप परेशान हो जाएँगे कि यार मैं इसको किसको शादी की लाइन करार दूँ। अगर इतनी बारीक-बारीक लाइनों का जाल सा आपको इधर नज़र आए, यानी कि आपको 4, 5, 6 बारीक-बारीक लाइनें नज़र आती हैं, तो ये 2, 3, 4 बातें अगर ये लड़की के हाथ में नज़र आएँ या लड़के के हाथ में नज़र आएँ, तो ये 2, 3, 4 बातें उनके अंदर ज़रूर पाई जाती हैं। एक तो ऐसे लोगों की जो दिल की लकीर है वो कटी-फटी हो सकती है। दिल की लाइन डिस्टर्ब हो सकती है, दिल की लाइन टूटी हुई हो सकती है, दिल की लाइन ज़ंजीरदार हो सकती है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो मतलून मिज़ाज होते हैं, ऐसे लोगों का मूड स्विंग होता रहता है, ऐसे लोगों का दिल जो है, वो किसी एक चीज़ पे टिकता नहीं है। वो किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से निभाने की सलाहियत नहीं रखते।
पहले किसी शख्स को पसंद करेंगे, महीना उसके साथ बात करेंगे, फिर किसी बात पे ये फौरन नाराज भी हो जाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, छोटी-छोटी बातों पे नाराज होने वाले होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये अपने रिलेशन तोड़ते चले जाएंगे। या लड़की का आइडियल इतना हाई होगा कि वो या तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकती है कि उसके बाद उसको अपनी पसंद का, अपने लेवल का लड़का ही पसंद नहीं आ रहा, या लड़का इतना पढ़ लिख गया है, अब उसको अपने खानदान में, अब इर्द गिर्द उसे अपने लेवल की लड़की नजर कोई नहीं आ रही कि ये जनाब ये मेरे काबिल है, मैं इसके साथ शादी कर सकूं। तो दोनों सूरतों में बहुत ज्यादा जो हायर एजुकेटेड लोग होते हैं वो मारे जाते हैं बेचारे, क्योंकि वो इतना पढ़ लिख जाते हैं, उनका जो मेंटल लेवल है ना वो इतना हाई हो चुका होता है कि फिर वो अपने जैसा हाई लेवल का बंदा वो तलाश करने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें मिलता कोई नहीं है। शुरू में तो वो यंग होते हैं, तो उन्हें इतनी फिक्र भी कोई नहीं होती कि जनाब मैं तो अभी बड़ा जवान हूँ, या मैं लड़की सोचती है मैं अभी बड़ी यंग हूँ, मैं अभी बड़ी खूबसूरत हूँ। तो लड़का और लड़की दोनों इसी चक्कर में आइडियल की तलाश में, जब उनकी एज 35-40 पे पहुंचती है, और लड़की को जब कोई छोटी लड़की पहली दफा कहती है ना आंटी, तो उस बेचारी की उसी टाइम जान निकल जाती है कि मैं हाय मैं मर गई, मुझे इस लड़की ने आंटी बोल दी है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई आप अब 20 साल या 22 साल की उम्र की नहीं हो, आप खुद को तो 20-22 साल की समझ रही हो, लेकिन जो एज है ना वो आपके चेहरे के जो नक्श होते हैं ना उनको बिगाड़ती चली जाती है। तो इसलिए खुदारा मैं लड़कियों से भी कहूंगा, लड़कों से भी कहूंगा कि शादी की जो आइडियल उम्र होती है वो 18 साल की उम्र से लेके 26-27 साल की उम्र तक, ज्यादा से ज्यादा 26-27 साल फुल लेट है आप अगर शादी आप कर रहे हैं, 27-28 साल आखिरी लिमिट है, इससे ऊपर ना लड़की को जाना चाहिए ना लड़के को जाना चाहिए। ये बेहतरीन एज है, इसमें आप खूबसूरत भी होते हैं, यंग भी होते हैं। आपको 18 साल की उम्र से लेके 25-27 साल की उम्र तक लाजमी शादी कर लेनी चाहिए, चाहे आप कितने ही आपने पीएचडी कर ली हो, या आप बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके हो, या बहुत बड़े फिलासफर बन चुके हो, चाहे आप जज बन चुके हैं, जो मर्जी आप बन चुके हैं, चार्टेड अकाउंटेंट आप बन चुके हैं, भाई शादी आप कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे 40 साल की एज के बाद, जनाब लड़के को भी 2-2 4-4 6-6 बच्चों वाली लड़कियों के रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम बन जाएगी। इनके बड़ी उम्र की लड़कियां अब उसको रिश्ते मिलेंगे, छोटी उम्र की हो सकता है ना मिले, और लड़की के साथ तो फिर ज्यादा मसला बन जाता है। लड़की जब शुरू में तो छोटी उम्र में होती है, 20-25 साल की उम्र तक उसको अच्छे रिश्ते मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो बेचारी 35-40 पे पहुंचती है, वो तो खुद को यंग समझ रही होती है, और उधर उस किसी छोटी लड़की ने उसको आंटी कह दिया, अभी वो सदमा उसके दिल से नहीं जा रहा होता, और आगे फिर उसको 40-40 50-50 साल के तलाक याफ्ता 2-2 बच्चों के बाप, 3-3 बच्चों के बाप, 5-5 बच्चों के बाप, उनका रिश्ता आना शुरू हो जाता है कि किसी की बीवी मर चुकी है, कोई रंडवा है, कोई तलाक दे चुके हैं, तो फिर वो बेचारी पिस जाती है, मारी जाती है। तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं पामिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और 7 सालों में मेरा ख्याल है लाखों के हिसाब से मैं रीडिंग कर चुका हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैंने जिन लोगों को जिस अजियत से गुजरते देखा है, लड़कियों ने भी अपने उन दुखों का रोना रोया है, लड़कों ने भी, जिनकी उम्रें 40 साल की एज तक पहुंच चुकी हैं, पहले तो वो अच्छे रिश्ते की तलाश में रहे हैं, लड़की भी लड़का भी, और आज उन्हें एज भी गुजर चुकी है, अब बालों में चांदी भी उतर आई है, बाल भी सफेद होना शुरू हो गए हैं, और चेहरे पे भी वो पहले वाली जवानी कोई नहीं रही, मासूमियत कोई नहीं रही, और अच्छे रिश्ते भी नहीं मिल रहे। तो इसलिए खुदारा आप अपने बच्चों की शादी 25, 26, 27 साल की उम्र में कर दें, और जो लड़के और लड़कियां जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं, तो उन्हें भी चाहिए, अगर वो मेरी ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, तो खुदारा 26-27 साल की उम्र तक लाजमी शादी कर लें। उसके बाद वैसे भी बेबी पैदा करने में भी मुश्किल पेश आती है, और शादी का मजा भी कोई नहीं रहता। अच्छी एज जो होती है वो यही है जो मैंने आपको बता दी है, कि बहुत जल्दी अगर आपकी वेल जो एज है वो तो मेरे ख्याल में 22 से 25 साल की उम्र में बहुत आइडियल उम्र होती है। उस वक्त इंसान अपनी स्टडी भी मुकम्मल कर चुका होता है, और इंसान को फिर वो टाइम बेहतरीन होता है शादी करने के लिए। अब अगर जनाब ये बरीक बरीक लाइनें होंगी ना, तो ये उन्हीं लोगों के हाथ में नजर आती हैं
جو बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी एक के साथ रिलेशन, कभी दूसरे के साथ रिलेशन, और फिर वो अपने रिलेशन तोड़ते चले जाते हैं। वो शायद खूब से खूब तर की तलाश में होते हैं कि शायद इससे और अच्छा मिल जाएगा, फिर इससे अच्छा और मिल जाएगा। भाई, अगर आप अच्छे लाइफ पार्टनर के चक्कर में रहेंगे ना, तो फिर आप देख लें वो लाइफ पार्टनर अच्छा भी सेम इसी तरह होता है जैसे ये मोबाइल का जो मॉडल आने वाला होता है, लेटेस्ट मॉडल, वो जब नया आ जाता है तो पुराने की वो पहले वाली वक़्त नहीं रहती, और फिर बंदा पछताता रहता है कि यार मैं थोड़ा सब्र कर लेता, थोड़ा वेट कर लेता, तो शायद मैं जो लेटेस्ट मॉडल है वो मैं ले लेता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। खुदारा मोबाइल अलग चीज़ है और जो आपका जीवन साथी है वो एक अलग चीज़ है। वो आपने एक ही दफ़ा सेलेक्ट करने, अच्छे टाइम में जब आप यंग हो, आपकी उम्र 20 से 25 साल की उम्र हो, तो आप सेलेक्ट कर लें। लाइफ पार्टनर को लाइफ पार्टनर रहने दें और मोबाइल को मोबाइल रहने दें, ठीक है? इसलिए मेरा मशवरा यही है कि अगर आपको कोई अच्छा साथी, जीवन साथी मिल जाता है, एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है, आप उस वक़्त उसको येस कर दें, क्योंकि मैंने बाज़ दफ़ा जब लड़कियाँ या लड़के जो अपनी एज गुज़ार चुके हैं, जिनकी उम्र 40 साल, 45 साल उम्र हो चुकी है, वो अब पछताते हैं, वो कहते हैं सर 20 से 25 साल की उम्र में बड़े-बड़े अच्छे रिश्ते आए हैं, लेकिन उस वक़्त हम ठुकराते रहे हैं, अपने गुरूर की वजह से, अक्कड़ की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। लेकिन आज जब वक़्त गुज़र चुका है तो हम सख्त पछता रहे हैं। तो बात थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन अगर मेरी ये बातें किसी के दिल पे असर कर गईं, किसी ने मेरी बातों से नसीहत ले ली, तो सर ये वीडियो क़यामत तक, जब तक ये यूट्यूब चलती रहेगी, लोग मेरी बातें सुनते रहेंगे, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तक ये वीडियो पहुँचेगी और ये मेरा मैसेज पहुँचेगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने बच्चों के लिए ठीक टाइम पे अच्छे फैसले कर पाएँगे। देखिए, आजकल किसी को समझाना ये भी सदका जारी है। किसी को अच्छी बात बता देना, किसी को अच्छे तरीके से समझा देना। तो इसलिए बात थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, तो इसलिए खुदारा बुरा ना मनाया करें। जब मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप बेफ़िक्र रहा करें। मेरा असल मकसद पामिस्ट्री सिखाना भी है, लेकिन पामिस्ट्री से कहीं ज़्यादा मेरा जो असल मकसद है, वो ये है कि मैं जो अल्लाह का बताया हुआ दीन है ना, दीन इस्लाम, मैं आपको वो भी बताऊं और हम इस्लाम पर ठीक ठीक चलें। उन चीज़ों को भी मैं पामिस्ट्री के ज़रिए आप लोगों को पामिस्ट्री के बहाने से सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, नसीहतें करता रहता हूँ। तो इसलिए ये भी मेरा एक मिशन है। तो मैं ये भी करूँगा साथ-साथ, ये आपने नाराज़ नहीं होना, पामिस्ट्री भी बिल्कुल आपको सिखाई जाएगी, लेकिन साथ-साथ आपको जो लोग हम ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक करते हैं, मैं उनकी निशानदेही भी ज़रूर करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने फ़ीस रखी हुई है, तो हर बंदा मुझ तक नहीं पहुँच पाता। बाज़ दफ़ा वो कहते हैं जनाब हम फ़ीस ही अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है जो लोग फ़ीस पे करते हैं, रीडिंग तो मैंने उन्हीं को देनी होती है। अब जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए यूट्यूब पे तो मैं फ्री वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फ्री सिखा रहा हूँ। तो ये जितनी भी नसीहतें हैं उन फ्री, जो लोग फ्री सुन रहे हैं या फ़ीस दे के रीडिंग करवाते हैं, ये सब के लिए है। यूट्यूब पे तो अब ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री होती हैं। इसमें आपको पामिस्ट्री का नॉलेज भी फ्री आप सीख सकते हैं, और अगर कोई आपको अच्छी नसीहत भी कर रहा है, तो भाई अच्छी नसीहत अगर आपको की जा रही है, अगर आप उस पर अमल करेंगे, तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब जनाब मज़ीद हम लाइनों को डिस्कस करते हैं। अगर कोई शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाए, छोटी उँगली के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो ये लोग क्या करेंगे, या शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हो, दो सूरतें होती हैं ना, कि इस तरह जा रही हो या ऐसे ऊपर चढ़ जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बिल्कुल शादी की जिम्मेदारियों से दूर दूर भागते हैं। अगर शादी करेंगे भी तो महज जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, आसूदगी के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ दिन के बाद इनकी वो ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, और जब इन्हें बच्चों का बोझ उठाना पड़ता है, शादी की जिम्मेदारियां इनको जब उठानी पड़ती हैं, तो फिर ये ज़िम्मेदार शादी की ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना पसंद ही नहीं करते। फिर ये बहाने तलाश करना शुरू कर देते हैं, जानबूझ के अपने लाइफ पार्टनर से लड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर किसी बहाने से ये अपनी शादी ब्रेक भी कर देते हैं। तो बिल्कुल अच्छी ये शादी की लकीर नहीं है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, या आप पहचान लें ऐसे लोगों को। इसके बाद मैं बात करूँगा दो शाखे की। अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे एक बड़ा दो शाखा बन रहा है,
تو یہ بتاتی ہے آپ کے جب شادی ہوگی، شادی شروع میں تو ٹھیک رہے گی، لیکن شادی کے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ دونوں کی سوچوں میں اختلاف آ جاتا ہے، دونوں کسی بھی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی منزل الگ الگ، یعنی کہ وہ وائف اس رستے پہ نکل پڑی ہے، ہسبینڈ اس رستے پہ نکل پڑا ہے، تو یعنی کہ رشتوں میں دراڑ آ گئی ہے، ایک اس طرف نکل گیا ہے، ایک اس طرف نکل گیا ہے، تو اب ان کا کٹھے چلنا، یہاں سے ان کی جدائی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ دوشاخہ جتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا فساد ہوگا، اتنا بڑا جھگڑا ہوگا، اور اتنا ہی ان کے طلاق کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کا یہ دوشاخہ تھوڑا چھوٹا ہے، اگر چھوٹا دوشاخہ بن رہا ہے، جیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسے کر کے ہلکا سا دوشاخہ یہاں پہ اس طریقے سے، تو یہ بتاتا ہے کہ شادی میں آپس میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہیں گے، سوچوں میں اختلاف ضرور ہوگا، لیکن یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں، یعنی کہ یہ اس لحاظ سے تھوڑا سا بہتر ہے۔ اب اگر شادی کی لائن میں اگر 3 شاخہ ہو اس طریقے سے، تو اس کے بھی الگ میننگ ہے، یہ بھی لڑائی جھگڑے کا ہی بتاتی ہے کہ لڑائی جھگڑے ضرور ہوں گے، لیکن اگر 3 شاخہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیملی والے، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی جو ان کے بڑے ہوں گے وہ آپس میں بیٹھیں گے، دونوں لڑکی اور لڑکے کی صلح کروا دیں گے، اور لڑکی لڑکا بھی عام طور پر اگر یہ والا سائن ہو تو وہ صلح کر لیتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر یا اپنے خاندان والوں کی خاطر، تو ان کی شادی پھر چل پڑتی ہے۔ ابھی شادی کی لائنز میرا خیال ہے کوئی 40 یا 50 پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں، میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کی، لیکن اندازے سے میں تھم نیل پہ لکھ دیتا ہوں کہ شادی کی 40 قسمیں، مے بی 40 سے بھی زیادہ اس کی قسمیں ہوں۔ تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جو ریئل ہاتھ پہ شادی کی لائنز ہوتی ہیں، ابھی میں نے آپ کو وہ بھی پڑھانی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، میں یہ سارے ہاتھ ہیں، میں آپ کو آرام سے دکھا دیتا ہوں، یہ سارے، یہ لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں، ابھی میں نے صرف کچھ تصویریں سلیکٹ کی ہیں، اور باقی انشاءاللہ تعالی باقی جو ہاتھ ہوں گے جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کرواتے رہے ہیں، میں سب کے ہاتھ پہ جناب یہ شادی کی لائنز کو ڈسکس کروں گا، اور یہ جتنی بھی ریئل ہاتھ پہ آپ کو شادی کی لائنیں نظر آ رہی ہیں، ان ایک ایک لائن کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو آپ ضرور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ باقی ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، مجھے نہیں پتا کہ شادی کی لائنز کے ٹاپک پہ 4 ویڈیو بنے گی، 5 بنے گی، 7 بنے گی یا 10 بنے گی، ابھی مجھے خود آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ جب تک یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک یہ ویڈیو میں بناتا رہوں گا۔ اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے پامسٹری سیکھنے کا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس کی وجہ یہ کہ یوٹیوب پہ آپ کو دوبارہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو ملے ہی نہ، تو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور گھنٹی کے نشان پہ کلک کر دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ، اور ساتھ آل کے آپشن پہ بھی آپ نے کلک کرنا ہے، جب گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں گے ساتھ آل کا آپشن آئے گا، اس پہ بھی کلک کر دیں، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو شادی کے لائنز کے ٹاپک پہ ابھی بہت زیادہ ویڈیو اپلوڈ ہونی ہے، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے ریڈنگ کروانی ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، جنم کنڈلی بنوانی ہے، آپ کی شادی کامیاب رہے گی، لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے انشاءاللہ تعالی لو میرج کے بارے میں بھی، ارینج میرج کے بارے میں بھی، شادی اپنوں میں ہوگی غیروں میں ہوگی، یہ جتنے بھی ٹاپک ہیں نا شادی سے ریلیٹڈ، میں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو بس آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، کم سے کم 20 منٹ 25 منٹ کی میری ویڈیو ہوتی ہے، لیکن جو لوگ پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے ٹائم اتنا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ وہ سیکھ رہے ہیں، وہ لیکچر لے رہے ہیں اور فری میں بالکل سیکھ رہے ہیں، اور جب آپ کو میرے جیسا ٹیچر ملا ہوا ہے جو بڑی محبت سے آپ کو، بڑی لگن کے ساتھ آپ کو پامسٹری سکھا رہا ہے، تو بالکل آپ جناب پامسٹری سیکھیں، آپ اپنے نوٹس بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ پامسٹری سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا، تو ہاتھ ریڈ کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں آپ کا سب سے پہلے لوشو برتھ چارٹ بناؤں گا۔ لوشو برتھ چارٹ کے لیے آپ نے مجھے بالکل آپ کی جو ایکوریٹ ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے، جو آپ کی اصل تاریخ پیدائش ہے وہ مجھے آپ نے مکمل بتانی ہے۔
आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा, तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है। और आपने अपने बहन-भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह यानी कि आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितवां नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है। यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर है टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी हस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस ज़ायचे से हम आपकी पूरी लाइफ़ के बारे में बड़ा एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराइलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराइलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।